तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं 12th फिजिक्स और उसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक स्पेशल टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो प्रकृति में जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें पाई गई, विद्युत चुंबकीय तरंगें मतलब वे तरंगें जो परस्पर लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्री दोलनों से बनी होती हैं और जिनके संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के ही लंबवत होती हैं। इन तरंगों में खास बात यह है कि ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। ये माध्यम में तो गमन करती हैं, निर्वात में भी ये गमन कर सकती हैं। इनमें प्रकाश की जो चाल है 3 × 10 पर 8 के घात मीटर प्रति सेकंड, जो कि प्रकाश की चाल है, वही विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल भी मानी गई है। और इसके लिए हमें देखना है कि प्रकृति में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें मिली, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंगदैर्ध्य के आधार पर, किस आधार पर? तरंगदैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को व्यवस्थित किया गया। तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में कह लो या फिर घटते हुए, लेकिन आज हम जो बता रहे हैं वो बढ़ते हुए क्रम को फोकस कर रहे हैं। प्रकृति में समस्त विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंगदैर्ध्य के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने से तरंगों का एक समूह प्राप्त होता है और तरंगों के इस समूह को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसका एग्जाम्पल है सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, जिसको हम सौर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक उदाहरण है। ठीक है। पहले अब इस सूर्य से आने वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये मान लें सूर्य है, ये हम धरती में है। यहां से जो विद्युत चुंबकीय तरंगें आ रही हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को यदि हम देखें तो ये दो भाग हैं इसके, एक दृश्य और दूसरा अदृश्य। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक दृश्य और दूसरा अदृश्य। ठीक। तो जिनकी तरंगदैर्ध्य 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻7 मीटर इस रेंज की होगी। जिनकी तरंगदैर्ध्य कितनी? 4 × 10⁻⁷ की घात से 8, कई बार ये 8 आपको जो है ये 7.8 भी दिखेगा। आप ध्यान रखना, अलग अलग राइटर्स में अप्रोक्सीमेटली 8 है। हर बारीकियों को समझना है यहां पे। जिनकी तरंगदैर्ध्य 4 × 10⁻⁷ की घात से 8 × 10⁻⁷ की घात मीटर कोटि की होती है, तो ये जो है वो हमें दिखता है, इसे हम कहते हैं दृश्य, जिसमें आपने बैजानी हपी नाला विबग्योर इस नाम से 7 रंगों के बारे में आपने पढ़ा होगा। बैगनी से लेके लाल तक तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। तो जी हां, ये जो है वो बैगनी के लिए है और ये लास्ट वाली किसके लिए है? इंग्लिश के हिसाब से अगर देखा जाए तो विबग्योर लिखा जाता है। ठीक। हिंदी के हिसाब से अगर हम कहें तो इसको लिखते हैं बैजानी हपी नाला। पहले बैगनी है यानी पहले वॉयलेट है और ये उसकी तरंगदैर्ध्य है। लास्ट में कौन है? लाल यानी रेड, और ये उसकी क्या है? तरंगदैर्ध्य। तो आपको सबसे पहले बैगनी और लाल की याद हो गई। 4 × 10⁻⁷ मीटर बैगनी की और 8 या कई जगह 7.8 भी लिखा हो तो आप समझ जाना, 8 के आसपास का मान × 10⁻⁷ मीटर लाल। दो बात बिल्कुल क्लियर है। अब इससे कम वाली और इससे ज्यादा, ये जो कम वाली हो चाहे ज्यादा वाली हो, ये दिखती नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा गया? अदृश्य स्पेक्ट्रम। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि दृश्य प्रकाश का परिसर कितना होगा, उसके तरंगदैर्ध्य का रेंज क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ मीटर। बोले कौन नहीं दिखेगी? जिनकी तरंगदैर्ध्य 4 × 10⁻⁷ से
कम होगी और जिसकी तरंगदैर्घ्य 8 गुणे 10 पर ऋण 7 घात मीटर से अधिक होगी वो नहीं दिखेगी। तो बोले कितनी थी ऐसी, तो इधर भी 3 और इधर भी, ठीक है। आपको ये जरूर लग रहा होगा कि मैं जो लेके चल रहा हूं इस चार्ट पे क्यों बात नहीं कर रहा हूं, जो मैंने सामने बना रखा है वहां पहुंचने की तैयारी हो रही है अभी अपनी, ताकि वो आपको सुटेबल लगे, सरल लगे और आसानी से याद हो जाए। इसलिए धैर्य बनाए रखना है, केवल देखना है। इससे कम और इससे अधिक, 3 है इससे कम वाली और 3 है इससे, उन 3 के जो नाम हैं वो क्या है, गेमा एक्स पराबैंगनी। कितने हुए भाई, और उससे 3 से ज्यादा वाले हैं अवरक्त, लघु और दीर्घ। कुल कितने हो गए, 7। बीचों बीच में कौन, उसके पहले 3 नाम क्या, गेमा एक्स पराबैंगनी, याद रखें गेमा एक्स पराबैंगनी, उधर अवरक्त, लघु, दीर्घ। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये जो भाग, ये और ये कौन से भाग कहलाएंगे भाई, ये भी अदृश्य कहलाएगा और ये वाला भी कहलाएगा, और बीचों बीच का जो भाग ये है वो क्या कहलाएगा, इसलिए नाम ही उसका दृश्य रख दिए, विजिबल। अब देखो, अब ये स्टार्ट होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में गेमा एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, लघु, दीर्घ, ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है, और ये है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसके बीच का ये भाग दृश्य है, उसके कम और ज्यादा वाला क्या है, अदृश्य। कुल कितने भाग हो गए, 7। बीच में कौन, दृश्य। इधर से आओ, गामा एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, लघु, दीर्घ। पहली लाइन क्लियर बिल्कुल। देखो कितने हैं ये, देखो 1 गेमा एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, लघु, दीर्घ। कुल कितने हुए बोलो, 7 याद हो गए अपने को। ये 7 याद होने के बाद हम बात कर लेते हैं इनके खोजकर्ताओं की। तो खोजकर्ता के नाम याद करने के लिए आप एक कोड याद रख लो, और वो कोड क्या है वो हम बताते हैं। वो कोड याद रख लें, बेरोरी न्यूवी हमा, बेरोरी न्यूवी हमा, ठीक। तो 7 थे ना, बेरोरी 3, न्यू वी हमा। तो देखें बीचों बीच में कौन, देखो यहां 3 है, 1 2 3 4 5 6 7, बेरोरी न्यूवी हमा। न्यू कहां पे, बीचों बीच में, और चौथे नंबर पे क्या था बताओ, दृश्य था। तो दृश्य के खोजकर्ता कौन हो गए, सिंपल। अब आओ, बे का मतलब, पहले इसका हम फुल फॉर्म लिख ले। बे का मतलब है बैक्यूरल, लेकिन यहां ध्यान रखना, बैक्यूरल और क्यूरी ने कब किया था, 1896 में। रो का मतलब पूरा नाम क्या लिखा है, रोंटजन। री का मतलब सही मायने में ये होता है डब्ल्यू रिटर, रिटर उसका सरनेम है। फिर न्यू का मतलब न्यूटन, वी का मतलब विलियम हर्शेल, हा का मतलब हर्ट्ज, और मा का मतलब मार्को, ठीक। तो पहले आपको सीक्वेंस से याद हो जाए, गेमा एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, लघु, दीर्घ, और खोजकर्ता के नाम क्लियर हो जाएं, बेरोरी न्यूवी हमा। कभी अगर आपको जरूरत लगे, अचानक पूछ ले पराबैंगनी, तो याद करो कौन से नंबर पे आया, 3 नंबर पे। तो इधर आएगा बेरोरी, री आ गया तो पता चल गया कि रिटर होगा वहां पे, ठीक है। इसलिए डब्ल्यू रिटर पता रख लेना। कई बार क्या है, चारों ऑप्शन में रिटर देता है, फिर कहीं डब्ल्यू, कहीं एल, कहीं पी, कहीं कुछ दे देता है, इसलिए डब्ल्यू भी पता रख लो, ठीक है। तो खोजकर्ता के नाम भी क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है इनके सन की, मतलब किस सन में ये हुआ। तो सबसे पहली बार खोजा गया स्पेक्ट्रम कौन सा था, स्पेक्ट्रम का वो भाग जो पहली बार खोजा गया सबसे पहले, मतलब वो है, देखो ये कितने सन में है,
1666, बाकी का सन चेक करो आप। 1666 सबसे पहले बार जब न्यूटन ने प्रकाश को सिद्धांत दिया था, उसका नाम था न्यूटन का कणिका सिद्धांत, उसी ने दिया था, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं असफल रहा, लेकिन शुरुआत उसने की थी, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस है। अभी वर्तमान में हाइगेन का तरंग सिद्धांत चलता है उसके लिए। अब देखें, यहां पे सन पे थोड़ा सा चर्चा करके दिमाग में बात को सेटअप कर लो। सबसे पहले कौन? दृश्य प्रकाश, किसने किया? उसके बाद किसका नंबर आता है? पराबैंगनी। उसके बाद नंबर क्या है? पराबैंगनी। देखो 1801 है। 1801 के बाद क्या दिख रहा है आपको? 1840। किसने? कौन सा? अवरक्त। तो इसको ऐसे याद रखना, मैं बताता हूं तुमको कि जैसे ये सूरज महाराज थे, जब इससे किस प्रकाश की खोज हो गई भाई? दृश्य की। दृश्य की खोज हुई तो सूर्य देवता जो है ये एक अल्ट्रा वायलेट किरणें, मतलब कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणों को निकालने लगे। और जब ये धरती में आने लगा सूर्य का प्रकाश, तो चीजें क्या होने लगी बताओ तो जरा? गर्म। क्या होने लगी? गर्म होने लगी। अब बात आई कि यहां पराबैंगनी किरण और ये निकलने लगा, तो इसकी खोज कब हुई? 1666 में हो गई। पराबैंगनी किरण की खोज कब हो गई? 1801 में। जब पराबैंगनी किरणों का इफेक्ट पड़ने लगा तो गर्माहट बढ़ने लगी, और गर्म होने से ही कौन सी बनी? अवरक्त। और ये हो गया 1840 में। ठीक। जब ये हुआ, तुमको पता है कि ये क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर पुरानी कहानी मेरी याद हो तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को मैक्सवेल ने कंसेप्ट दिया था, उसको प्रयोग में किसने प्रूफ किया? हर्ट्ज ने। अब बात आती है, मामला कब है? 1888 का। किसने प्रूफ किया? हर्ट्ज ने। अब ये तो बैठा ही था कौन? मार्कोनी महाराज। 1895 में कौन? मार्कोनी। उसको क्या नाम दे दिया? दीर्घ रेडियो तरंग, 1895 में। और इसी बीच में भारी धातु पर, किस पर? भारी धातु पर इलेक्ट्रॉन की बौछार की जाने लगी, तो इस भारी धातु से कुछ किरणें निकलने लगी, उसका नाम हो गया कौन सी किरण? कैथोड की उत्पत्ति में बात थी। अब कब हुआ ये? 1895 में। और जब भारी धातु की बात आई तो इसका नाभिक टूटा। इसका क्या टूटा? और नाभिक टूटा तो कौन सी किरण निकल गई? कब? 1896। बना लो अपने दिमाग में एक स्टोरी। सूर्यदेव से जब प्रकाश आया तो उसको पहली बार तो दृश्य प्रकाश जो हम देख पाए, दृश्य प्रकाश की खोज किसने किया? न्यूटन ने। कब किया? 1600। अब जब प्रकाश आया तो उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें आने लगी, गर्म। तो अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज 1801 में। उस अल्ट्रावायलेट के कारण से गर्म होने लगी चीजें। अब गर्म होने लगी तो अवरक्त। देखो यहीं से उसकी उत्पत्ति भी समझ आएगी आपको। ठीक। और ये हुआ 1840, 1801, 1800। जब उत्पत्ति हुई तो फिर हर्ट्ज महाराज आ गए 1895, 88 में, 1800। उन्होंने क्या किया? उसकी उत्पत्ति कर। और मार्कोनी बैठा हुआ था, आपको पता है पुराने कंसेप्ट में। 1895 में उन्होंने क्या किया? दूर तक प्रसारण संभव कर पाया मार्कोनी ने। 1895 के बाद डेट क्या आती है फिर? 1895 की एक और डेट, वो तब जब भारी नाभिकों पर, भारी धातुओं पर, भारी धातु पर इलेक्ट्रॉन की बौछार की गई, तो उन भारी धातुओं से एक नई प्रकार की किरणें निकली, जिसको हमने एक्स किरण कहा। क्या नाम कहा? और 96 में नाभिक से, ये भारी धातु से निकल रहा था, नाभिक से एक नया नाभिक टूटा, और नाभिक में से न्यूट्रॉन टूटा और नए कण निकले, जिसका नाम पड़ा गेमा। और ये मामला था 1896 का। एक स्टोरी के माध्यम से याद रखो, आपको सन याद हो जाएगा। तो दृश्य प्रकाश किस सन में आया? 1666 में। पराबैंगनी 1801, फिर 1840 में अवरक्त, 1888 में
लघु रेडियो तरंग। 1895 में दो काम हुए, दीर्घ रेडियो तरंग यानी कि मार्कोनी का प्रयोग और एक्स किरणों की खोज जो कि भारी धातुओं पर इलेक्ट्रॉन की बमबारी से की गई थी। और लास्ट नाभिक का टूटना, नाभिक के विखंडन से न्यूट्रॉन वहां टूटता है और गेमा करंट निकालता था। ये 1896 का मामला हुआ। स्टोरी के माध्यम से पहले इसको एकदम फिक्स कर डालो। तो आपको ये पहला वाला पॉइंट बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब चलते हैं हम इसके किसकी ओर, तरंग दैर्ध्य की। तो तरंग दैर्ध्य में ये बात ध्यान रखना, मोस्टली एक कंफ्यूजन और गलतियां होती हैं स्टूडेंट से कि वो जो सातों होती हैं सातों का फिक्स याद करके जाता है, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि आप जो फिक्स याद करके जा रहे हैं वैसा ही आपको दिखेगा, ऐसा नहीं। तो मेरी बात समझो, इसमें एक क्या मानना है आपको, परिसर किसके लिए भाई, तरंग दैर्ध्य के लिए। कोई पूछ ले भाई तरंग दैर्ध्य क्या है, तो बात समझना, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ रहे हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये ऐसे गति करती हैं इसे। तो बात को समझें कि जो यहां से लेकर के यहां और यहां से लेकर यहां पहुंचे, ये पूरा कितना कहलाता है, ये एक दोलन। क्या कहलाएगा, और एक दोलन में या एक कंपन में तय की गई दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। ये दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, और जब कभी निकालना हो तो दो सुरंग, इसको सुरंग बोलते हो और नीचे वाले को क्या बोलते हो आप, गर्त। दो सुरंगों के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य है, दो गर्तों के बीच की दूरी भी। अब इस तरंग दैर्ध्य की यदि हम बात करते हैं तो आप वहां पे क्या याद रखेंगे, परिसर यानी कि रेंज, यानी कहां से कहां तक, कहां से, ये याद रखना है। तो सबके लिए पहले स्टार्टिंग फॉर्म याद रखो कि कहां से ये स्टार्ट होती है, प्रारंभिक वैल्यू क्या होंगी, इस पे हम काम करते हैं। अब देखें प्रारंभिक वैल्यू क्या होगी। अब प्रारंभिक वैल्यू के लिए सबसे पहले दिमाग में रखना है ये आपको 6 गुणित 10 पे ऋण 15। पहले घातों को याद करें आप, 10 पे ऋण 15, 10 पे ऋण 13, 10 पे ऋण 10, फिर 10 पे ऋण 7, फिर से एक बार 10 पे ऋण, और फिर 10 पे ऋण 1 नैनोमीटर और 0.3 मीटर। पहले ये दिमाग में हो। तो सबसे पहले क्या, 10 पे ऋण 15, 10 पे ऋण 13, 10 पे ऋण 10, 10 पे ऋण 7, फिर से 10 पे ऋण 7, फिर 1 नैनोमीटर और 0.3 मीटर। इसको बहुत अच्छे से पहले दिमाग में सेटअप कर लो आप। और वहां से ये देखो तीर लगाया हमने, डैश, यहां से लेकर के नीचे, अब यहां 10 पे ऋण 10 आना है, ऋण 13 से 10 पे ऋण 8। अगर कोई वजह से ये वाला मान आपका अगर लर्न नहीं है तो कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, आपको घात से पहले मतलब होगा, ठीक। और लर्न हो तो परफेक्शन के साथ में एम्स में ये काम आएगा। अब देखें यहां पे ऋण 15 कितना बन गया बताओ, यानी 5 प्लस हो गए। ये जो ऋण 13 था वो क्या बन गया, यानी यहां क्या हो रहा है, +5, घात में +5 हो जाए। भाई 10 पे ऋण 15 है, अगर +5 करेंगे तो 10 पे कितना आ जाएगा ऋण, वैसे ही ऋण 13 कितना बन जाएगा। अच्छा ये जो है वो कहां पे है, देखो ये फिक्स मालूम होना बहुत जरूरी है, ये वाला कि कहां एंड हुआ, ये पॉइंट काम का है आपके। जो रिटर है 6 गुणित 10 पे ऋण 10 घात मीटर से 4 गुणित 10 पर ऋण 7 की घात मीटर, ये रेंज है, मतलब उनके बीच का कुछ भी हो सकता है, और ये फिक्स। और उसके बाद एक स्टार लगा लेना आप किस पे, दृश्य पे, इसलिए लगा लेना कि यहां घातें नहीं बदलती हैं। देखो 10 पे ऋण 7 है तो 10 पे ऋण केवल क्या बदला है, और ये ध्यान रखना इसको 7.8 भी आप ले सकते हैं, कई राइटर्स में लिखा है ऐसा। तो 4 गुणित 10 पर ऋण 7 घात मीटर से 8 गुणित 10 पे ऋण 7 की घात मीटर, ये किसके लिए है, ये दृश्य।
उसके बाद देखें जहां से ये एंड होता है वहीं से अगला स्टार्ट। कितने पे आया? 10 पे ऋण 3 घात मीटर। अगला कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 नैनोमीटर से कहां? 30 सेंटीमीटर। 0.3 मीटर से कितना? तो कौन स्टार्ट होके कहां एंड हुआ ये भी याद रखना है अपने। अब यहां ध्यान रखना, तो अब जब कभी अगर मैं आपसे पूछूं कि यार बताओ कि बोले पराबैंगनी का तरंगदैर्घ्य कितना है, तो बड़े धैर्य के साथ, पराबैंगनी कौन से नंबर पे भाई? 3 नंबर पे। तो अपन ने सिखाए हैं कि पहले 10 पे ऋण 15 था, फिर 10 पे ऋण 10 था, और फिर 10 पे सॉरी ये 10 पे ऋण 13 और 10 पे ऋण 10। ये पहला नंबर आया, ये दूसरा नंबर आया, और ये तो पता चल गया कि शुरुआत कितने से है? 10 पे ऋण 10 से। ठीक, ये पता चल गया। अब जब ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो वो दिखता है, और पता है कि पराबैंगनी किससे संबंधित था, यानी वो किसकी ओर जाएगा, है ना? दशकीय के, उसी से तो सूर्य वाला बताया था मैंने, 2 भाग निकाला था, एक पराबैंगनी और एक अवरक, तो वो उसी के आसपास के हैं। तो वो कहां जाएगा? जहां से दृश्य स्टार्ट होता है। ये देखो, ये इसकी एंडिंग है, तो अगले की क्या है? वो स्टार्ट। 4 × 10 पर ऋण 7 घात मीटर एंड है, तो वो अगले का क्या है? शुरुआत है। और वैसे ही देखो, जो दृश्य का एंड है वो अवरक्त की शुरुआत है। गौर से देखो, हर पहलू से समझने का प्रयास करो आप। जो पराबैंगनी का क्या है? एंड है, वो दृश्य की शुरुआत है, और जो दृश्य की एंड है वो अवरक्त का स्टार्ट। ये पॉइंट को आप थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखेंगे, यहां से लेके यहां तक के। और यहां आती है बात लघु की, तो लघु है ना, छोटा सा, तो नैनोमीटर। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 30 सेंटीमीटर। और मार्कोनी लंबा हो गया था, ज्यादा बड़ा, तो 0.3 मीटर से लेके 600 मीटर। ये तरंगदैर्घ्य का कौन सा क्रम है? बढ़ता है कि घटता क्रम है? तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी? गेमा की। सबसे ज्यादा किसकी? दीर्घ। विजिबल की कितनी? दृश्य की कितनी? तो ये तरंग। एक बार अच्छे से रिमाइंड अप करके अपनी नोटबुक में जैसा मैंने बताया हूं वैसा करना पड़ेगा, मेहनत आपको। तो शुरुआत क्या हुई? 10 पे ऋण 15 से, फिर 10 पे ऋण 13, फिर 10 पे ऋण, फिर 10 पे ऋण, फिर 10 पे ऋण, फिर 1 नैनोमीटर 10। इसके नीचे की रेंज याद कर लो। 10 पे ऋण 15 जो स्टार्ट हुआ था वो कहां एंड होता है? 10, 5 कम कर देना। 10 ऋण 15 वाला कितने? 10 पे। ऋण 13 वाला ऋण, और 10 पे ऋण 10 वाला, वही फिर दृश्य दिमाग में आ जाए। दृश्य की शुरुआत और इसकी एंडिंग 4 × 10 पे ऋण, फिर दृश्य में 8 × 10 पे ऋण, और फिर उसके बाद 10 पे ऋण। 1 नैनोमीटर वाला कहां गया था? 30 सेंटीमीटर। 0.3 मीटर वाला याद हुआ। और जब ये तरंगदैर्घ्य आपको याद हो जाए, तब आपके पास एक कंसेप्ट और आता है, और वो कंसेप्ट क्या है बताओ? आवृत्ति का। जहां वर्णित नहीं है, यहां पे नहीं है, लेकिन बता दें एक बार कि आवृत्ति हम पूरा मान नहीं लिखेंगे, आवृत्ति कैसे निकालोगे। तो हम ये जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी अपान क्या होता है। अब अगर मान लो आपको किसके लिए निकालना है, ठीक, तो अब देखो ये सी का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लैम्डा, तो ये कितना है तुम्हारा? 6। तो अब ये हो गया 6 × 10 पे ऋण कितना आ गया? 15। ये इसको अगर लिख रहे हो ठीक है, नहीं भी लिख रहे कोई बड़ी चीज नहीं है। ये घात पे जाओ पहले आप, तो ये हो गया 3/6 × 10⁸ की घात, और ऋण 15 क्या बन जाएगा? धन 15। ये आ गया 0.5 × 10 पर कितने की घात? इतना क्या? हर्ट्ज। और ये 10 पे ऋण 10 को अगर बदलना होता ये वाले को, तो न्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸ की घात बट्टे कितना? 10 पे ऋण 10 जाके जुड़ जाएगा, तो 3 × 10⁸, और ये 18। तो कितना हो गया रेंज? 0.5
गुणित 10 पे 23 की घात से 3 गुणित 10 पर 8 की घात 18 की घात। ये काय का रेंज बन गया आपको? आवृत्ति का। तो अगर तरंगदैर्घ्य आपको पूरे याद हैं तो उसको आवृत्ति में बदला जा सकता है। कैसे? न्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा। तो जब आप नोट्स बनाएं तो यहां पर एक आवृत्ति भी ले लें और इन्हीं से आवृत्ति ज्ञात करके आप यहां पर राइट डाउन कर लें। ठीक है, आवृत्ति भी हो जाएगी, खोजकर्ता हो गया, सन हो गया, फिर तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, 4 बातें पूरी हुई। अब हम लेकर चलते हैं इसकी क्या? उत्पत्ति। तो अगर अच्छे से याद हो तो उत्पत्ति की बात मैंने कहां कर दिया? शुरू में, बीच में भी ना, कुछ देर पहले। फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखें, उत्पत्ति बैक्यूरेल की कैसे हुई थी? गेमा किरण की। तो आपको पता है कहां से? नाभिक विखंडन से। गेमा किरण, अल्फा बीटा गेमा, याद करो, नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होने वाली किरणें थी अल्फा बीटा गेमा। तो गेमा उनमें से एक है। ठीक है, एक्स किरणें कैसे उत्पन्न हुई थी? भारी धातु पर इलेक्ट्रॉन की बमबारी से। ठीक, और अब बात आती है किसकी? पराबैंगनी कैसे उत्पन्न हुई थी? ये सूर्य से आई थी। ये कहां से आई थी? सूर्य से। तो सूर्य से भी कैसे? इसमें यह माना गया कि वहां पे जो सूर्य देवता है इधर, इसके आसपास का जो ताप है वो है 6000 केल्विन। कितना है? और यहां पर आसपास पूरी क्या है? गैस है। तो इतना हैवी टेम्परेचर जब गैस के अणु को मिलता है तो हर अणु परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु से मिलकर बना है मतलब नाभिक भी है और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इस कोश में है तो इतनी ज्यादा ऊर्जा लेकर के वो कहां चले जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर, आंतरिक है ना, उपांतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन चाहेंगे ये। तो ऐसी सिचुएशन में इनसे उत्पन्न हुई है नई किरणें, जिसका नाम क्या हो गया? पराबैंगनी किरणें। तो सूर्य से लिख दिया हमने। ठीक, दृश्य कब हुई थी? दृश्य कब हुई थी? दृश्य उत्पन्न होने की वजह मैं तुमको बताता हूं। यहां पर इलेक्ट्रॉन था, इसने ऊर्जा को ग्रहण किया और कहां चले गया? उच्च ऊर्जा स्तर में। लेकिन वो फिर से जिस ऊर्जा को लिया था, उसने अवशोषण किया था, उसी ऊर्जा को फिर से क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा और अपनी मूल स्थिति में वापस आएगा। तो वो जो उत्सर्जित करेगा ना, वो वाला प्रकाश कौन सा प्रकाश कहलाया? दृश्य प्रकाश कहलाया। ठीक, तो दृश्य प्रकाश जो है वो कैसे हुआ? ये हुआ आपके पास उत्तेजित इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा उत्सर्जन से। और ये इसके लिए भी जिम्मेदार कौन था? सूर्य था। अब बात आती है अवरक्त। अवरक्त वास्तव में आंच होता है, इसका मतलब आंच। तो किसी वस्तु को बहुत गर्म करें तो गर्म का जो आंच आती है ना, वो कहलाती है अवरक्त। यानी वस्तु को क्या करने से? वस्तु को क्या करना है? अत्यधिक गर्म करने से उत्पन्न। अब बात आती लघु और दीर्घ। तो आपने लघु यानी कि हर्ट्ज का पूरा प्रयोग ही पढ़ चुके हो। तो आपने देखे थे कि त्वरित आवेश से जो मैक्सवेल का कंसेप्ट था, तो यहां क्या लिखेंगे? त्वरित आवेश से उत्पत्ति हुई। और दीर्घ रेडियो तरंग, ये एक दोलित्र परिपथ, क्या लिखना पड़ेगा? दोलित्र से उत्पन्न हुई है। तो अब आपको पता चल जाए कि किसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। गेमा किरण क्लियर है? कहां से?
एक्स किरण कैसे? भारी धातुओं पर इलेक्ट्रॉन की बमबारी से। पराबैंगनी कैसे? वो कैसे? जब उपांतरिम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा ग्रहण करते हैं और वो चले जाते हैं कहां? तो उससे क्या हुई है, यानी वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चले जाते हैं? जब निम्न से उच्च में जाते हैं तो कुछ किसकी उत्पत्ति हुई है? पराबैंगनी। लेकिन जब उच्च से निम्न में आते हैं, यानी ये यहां क्या होगा? L2 से कहां आएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न, तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और वो उत्सर्जित ऊर्जा कहलाई है तृष्ण। अवरक्त आंच होता है, मतलब किसी वस्तु को बहुत गर्म करें, गर्म करने से जो आंच आती है हमको, वो है अवरक्त। ठीक, और ये दोनों आप जानते हैं, पुराना प्रयोग पढ़ चुके हैं आपने। हर्ट्ज में त्वरित आवेश था और यहां पे 2 लित्र। तो ये भी क्लियर हुआ कि इनकी उत्पत्ति क्या है, और अब हम देखेंगे इनके गुण और उपयोग। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें इनके गुण क्या हैं एक एक करके। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले गामा किरण चूंकि एक रेडिएक्टिव पदार्थों के नाभिक में न्यूट्रॉन के टूटने से बनी है, तो इसकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होगी। सबसे खास बात, जो गामा किरण है उसकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा, और भेदन क्षमता ज्यादा होने की वजह से इसका उपयोग कैंसर जैसे उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा? कैंसर के लिए, और साथ ही साथ पदार्थों को परिरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। अब बात आती है एक्स किरण। एक्स किरण जो है वो पीएच लिखा है यहां, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है। किसको? हाँ, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव छोड़ती है, और यही एक वजह है कि आपकी टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो होता क्या है कि जो एक्सरे बनता है, एक्स-रे सुने होंगे ना आपने, तो क्या पता करना है इससे? टूटी हड्डी का पता लगाना, और क्रिस्टल संरचना में भी, क्रिस्टल संरचना, इसमें भी इसका रोल होता है। यानी क्रिस्टलों की संरचना को ज्ञात करने में भी एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ये आपके पास में एक फोटोग्राफिक फिल्म है, ठीक, यहां पर मान लें कि आपकी एक हड्डी है ये, तो इसमें क्या होगा? हल्का सा एक दरार आ जाएगी, हल्की सी क्या आएगी? जब हम एक्सरे फिल्म देखते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट है वो, फोटोग्राफिक प्लेट में देखते हैं, तो जब वो हड्डी जहां कंप्लीट है वहां कोई दिक्कत नहीं, वाइट रहेगा। लेकिन अगर क्रैक है हड्डी आपकी पतली सी, तो एक हल्की सी धारी आ जाएगी, मतलब वहां से वो हड्डी क्या है? क्रैक है, मतलब टूट गई है वहां से वो। अब बात आती है पराबैंगनी। पराबैंगनी में 2 खास बात, एक प्रकाश विद्युत प्रभाव और रासायनिक प्रभाव का बड़ा अच्छा गुण है इसमें। अब बात आती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और रासायनिक प्रभाव क्या है। तो पराबैंगनी किरणों दोनों उपयोग को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। अब समझना, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को पहले क्लियर करता हूं। मान लो आपके पास यहां एक धातु की प्लेट है, ये क्या है? धातु की प्लेट, और यहां पर धातु की सतह पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये सूर्य प्रकाश यहां से आया, और उसकी पराबैंगनी किरणें जैसे इस पे टकराती हैं, तो अपनी ऊर्जा जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को दे देती है। आपने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़े हो कि जब किसी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा निकलती है तो विकिरण के रूप में निकलती है, लेकिन विकिरण सतत नहीं होता, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल का समूह होता है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो जब ये किरण यहां आती है तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, तो ये ऊर्जा का एक बंडल जिसकी ऊर्जा E बराबर क्या मानी गई है, ये जब ऊर्जा इसको देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा लेता है तो यहां 2 काम होता है, एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने में, ठीक, और दूसरा उसको गति ऊर्जा प्रदान करने में। ठीक, अब इसका मतलब समझो कि आप सब इलेक्ट्रॉन हैं, मैं वहां से आया,
मैं क्या हूं, पराबैंगनी किरण का एक फोटान हूं, मैंने तुमको ऊर्जा दिया। अब भड़का रहा हूं कैसे, अभी मान लो मैं मयंक पता है वो तेरा दोस्त क्या तो भी वो कह रहा था, बोले उसको गुस्सा ही नहीं आया, अभी उसको मैं भड़का रहा हूं कि यहां से निकले मयंक। बोले अभी तो मैं शब्द ही नहीं बोलना चाहता, बोले अगर वो बोल दिया ना बोले तो तू फोन ही कर देगा सामने वाले का। बोले ऐसा क्या बोल दिया, तो फिर मैं तो गति ऊर्जा प्रदान कर दिया। तो बात समझो, पहले उत्तेजित किया और बाद में गति ऊर्जा, ताकि तू जल्दी निकले। ऐसा ही होता है कि ये फोटान अपनी ऊर्जा धातु की सतह को देगी, अधिकतर ऊर्जा काय में लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने में, और बाकी बची ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, भड़काने में, चल निकल बोले। तब यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा बताओ यहां पे कौन सी ऊर्जा उपयोग हुई, प्रकाश ऊर्जा। अब इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इससे क्या बन गई है, इलेक्ट्रॉन निकला मतलब गति में आया, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। तो प्रकाश ऊर्जा काय में बदल गई, विद्युत ऊर्जा में। भाई प्रकाश ने ऊर्जा दिया, इलेक्ट्रॉन गति में आया, जब इलेक्ट्रॉन गति करता तो धारा बहती है ना, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी प्रकाश ऊर्जा काय में बदल गई, विद्युत ऊर्जा। तो यह इफेक्ट कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। यह गुण दिखाता है कौन, पराबैंगनी। तो जब धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निकलना प्रारंभ हो जाता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, और यह काम कौन करता है, पराबैंगनी। अब पराबैंगनी क्यों करती होगी, क्योंकि लेवल देखो तो तरंगदैर्घ्य छोटा है इसका, तरंगदैर्घ्य कम है, मतलब आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी ना। जब भी मैंने बताया था आपको न्यू इज इक्वल टू सी अपान, तरंगदैर्घ्य कम तो आवृत्ति, और आवृत्ति ज्यादा तो ये देखो ऊर्जा ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा। इसलिए रासायनिक प्रभाव कैसे हो गया भाई, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो धारा उत्पन्न हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके कहीं ना कहीं तो ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रियाओं को भी कर सकता है। इसका मतलब है कि रासायनिक प्रभाव भी ये दर्शाते हैं। ठीक, और पराबैंगनी किरण को शुद्ध घी के पहचान में भी कहते हैं, शुद्ध घी की पहचान भी की जाती है। अब बात आती है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में कौन से गुण थे भाई, दृश्य प्रकाश में आपको कौन से गुण देखने मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है दृश्य प्रकाश की वजह से हम देख पाते हैं। यहां मेन गुण क्या है, देखिए आप ये बात जानते हैं कि ये एक वस्तु है, और मान लें हमारी ये नेत्र है, ये हमारे पास नेत्र है, तो ये पीछे वाला भाग जो क्या कहलाता है, तो ये वस्तु अगर हमें कब दिखती है, जब प्रकाश इस पे क्या हो, आपतित, और वो परावर्तित होके जब यहां आता है तो वो वस्तु हमको दिखती है। तो यहां पे मेन है वस्तुओं का देखना, यानी यहां पे प्रकाश के कई गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, सबका अपना रोल होगा, और मेन काम क्या होगा यहां पे बताओ, वस्तु का दिखाई देना, वस्तु का दिखाई देना। अब आ गया अवरक्त की बात करते हैं। अवरक्त में खास बात क्या है, अवरक्त का गुण क्या है, यहां पे अवरक्त को आपने याद करो, आंच बोले, आंच का उपयोग काय की करते हैं, रोगियों की सिकाई के लिए करते हैं। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, रोगियों की सिकाई, रोगियों की बहुत से उपयोग है, हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं। अब आप लघु रेडियो तरंग, लघु और दीर्घ, इनमें खास बात क्या थी, इसका उपयोग काय में होता था, राडार में, राडार में उत्पन्न होता था। तो इसका यूज क्या होगा बताओ, इसका यूज उपग्रह संचार में इनका ज्यादा यूज होता है। तो इन दोनों का क्या यूज होगा बताओ, अगर दूर कोई वस्तु है उसका पता लगाने के लिए, दूर यदि कोई वस्तु है उसका पता लगाने के लिए राडार का उपयोग होता था। और दोलित्र, इसका उपयोग कब होता था, मतलब दीर्घ रेडियो तरंग का, ये टीवी प्रसारण में, ये किस में,
और ये दूरस्थ वस्तुओं को जानने के लिए। तो ये कुछ उपयोग हैं और छोटे छोटे और भी उपयोग हैं, लेकिन मूलतः जो बात की गई है वो इस आधार पे कि आप आसानी से किसी भी टॉपिक पे 2 नंबर का कंसेप्ट लिख सकते। अब अगर इनके अलावा आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक को अगर आप चेक करोगे तो एनसीईआरटी बुक में भी कुछ बातें दी हुई हैं अतिरिक्त। उसमें भी एक चार्ट बना हुआ है, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो अलग अलग वर्ड है। इसके बाद में एनसीईआरटी बुक के उन वर्डिंग को मैं क्लियर करूंगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, पहले यहां तक आप एक बार देख लें। तो इस तरह से इस चार्ट में जो हमने उपयोग की बात किए थे तो एक एक था, तो कुछ उपयोग को यहां पे बढ़ा दिया गया। तो उपयोग को एक बार देख लेते हैं। यहां देखें, सबसे पहले जैसे गेमा किरण का मैं आपको कैंसर का उपयोग तो बता ही चुका था, लेकिन खाद्य परिरक्षण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? इसका। और साथ ही साथ नाभिक से संबंधित क्रियाएं, और रटने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि गेमा किरण की उत्पत्ति कहां से हुई थी? नाभिक के विखंडन से हुई थी। मतलब नाभिकीय क्रियाओं के लिए भी इसका उपयोग किया जाता होगा। फिर बात आती है एक्स किरण। तो एक्स किरण बड़ा फेमस सा है कि टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए, क्रिस्टल की संरचना को ज्ञात करने के लिए। और एक्स किरण का उपयोग जैसे कि मान लो एयरपोर्ट या वहां आप जाते कहीं और कोई पिस्तौल रखी है, कुछ ऐसा खतरनाक सामान रखा है या गोल्ड ज्यादा, ठीक, तो वहां से जब आप आते हैं तो गुजरते तो आपको चेक करते हैं संसूचक से, वो क्या होती है? वो एक्स किरणें होती है। उसकी वजह से ही पता चलता है कि आपके पास में कोई ऐसी कीमती सामान तो नहीं है। देखिए, टूटी हड्डी पता लगाने, क्रिस्टल संरचना और पथरी का भी ध्यान रखना। पथरी, जो कौन सी पथरी? लेकिन स्टोन की एक बीमारी होती है ना पथरी, वो स्टोन को पता लगाना है किडनी में, तो किडनी से पता लगाने के लिए भी क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं, तो भी अपन इसका यूज करते हैं। ठीक, पथरी कोष्टक में लिखा हूं किडनी। मतलब एक और होती है गैल ब्लेडर में, तो गैल ब्लेडर में जो होती है ना पित्ताशय में, वहां की लिए इसका उपयोग नहीं करते मोस्टली, लेकिन किडनी वाले के लिए पता करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब बात आती थी यहां पे ये पराबैंगनी किरण की। तो पराबैंगनी किरण में शुद्ध घी की पहचान था कीटाणु मारना। तो कीटाणु मारना कहां पे मैं बताता हूं। जो मेडिकल साइंस में सर्जिकल ऑप्शन, कैंची है ये वो सब होते हैं, जैसे कुछ दिन पहले कोई ऑपरेशन हुआ होगा उन कैंचियों से, या जो भी चीर फाड़ की चीज है, जो एक्सटेंशन बॉक्स होते हैं वहां पे, अब उनको अगर दूसरी बार यूज करना है तो उनको पहले पानी में धोते हैं, लेकिन धोने के साथ साथ क्या करते हैं? पराबैंगनी किरणों को उन पे आपतित करते हैं, जिससे कि पुराने कीटाणु उसमें से मर जाते हैं। इसके लिए भी, यानी सर्जिकल उपकरणों को कीटाणु रहित बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं। और एक है अंगुली चिन्ह। अंगुली चिन्ह का उपयोग का मतलब क्या है समझो। जैसे कहीं क्राइम हो जाता है, मान लो किसी घर में कोई ऐसा मर्डर हो गया, कुछ हो गया, तो जब वो चेक करने आते हैं ना, तो हो सकता है कि जो मर्डर करने वाला है पानी पिया हो, ग्लास को हाथ लगाया हो, किसी और को, जो दरवाजे को हैंडल को पकड़ के ढकेला होगा, कुछ तो किया होगा, तो फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं ना उनके। तो उन फिंगरप्रिंट्स को चेक करने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? इन पराबैंगनी किरणों का। अंगुली चिन्ह का मतलब समझ जाना है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें, दृश्य के बाद अवरक्त की बात करता हूं मैं। दृश्य का सामान्य यूज है। अवरक्त में खास बात कि ये किसको इफेक्ट करती है? अवरक्त फोटोग्राफिक फिल्म को, यानी सिंपल फोटोग्राफिक फिल्म नहीं, एक आती है अवरक्त फोटोग्राफिक फिल्म। इसका जो उपयोग होता है अवरक्त प्रकाश का, रोगियों की सिकाई के लिए तो होता ही, लेकिन कोहरा जहां पे हो, सुबह की ठंडी के समय में सुबह कोहरा वोहरा आ जाता है, तो कोहरा में संकेत देने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? अवरक्त का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ गर्माहट बनाए रखना है तो ग्रीन हाउस प्रभाव चाहिए, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? अवरक्त का। ठीक, बात आई लघु और दीर्घ की, तो ये बात हो चुकी थी कि जो लघु रेडियो तरंग में एक शब्द एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है, बिंदु संपर्क डायोड, ये इसका संसूचन है। अब बिंदु संपर्क डायोड, तो आप इसके प्रयोग में जाओ, जो मैंने सिखाया था आपको, याद करें उस प्रयोग में क्या होता था? 2 तार पास पास में थी, बीच में एक वायु गेप होता था, तो बिंदु संपर्क मतलब एक बिंदु से थोड़ा गेप रखना था। हमें हाई वोल्टेज देते थे, यहां चिंगारी उत्पन्न होती थी, याद है ना? तो बिंदु संपर्क डायोड। और जबकि ये किससे होता था? पूर्णतः एलसी परिपथ से। अब बात आओ, ये दूर संचार के लिए तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी,
दूर संचार, लेकिन ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर कौन गई थी बताओ? दीर्घ रेडियो तरंग, जिसके खोजकर्ता कौन थे? मार्कोनी, जिसने हर्ट्ज के प्रयोग में संशोधन किया था। पता है ना, 2 संशोधन क्या किया था? ऊपर वाली प्लेट का संबंध एंटीना से और नीचे वाली प्लेट का संबंध जमीन से। उस प्रयोग में देखे थे हमने इस बात को। तो ये टेलीविजन संचार में हो जाता, बहुत ज्यादा दूर तक जाना। और ये एक ओवन लिखा, ओवन, इसका उपयोग लघु रेडियो तरंग का ओवन में भी उपयोग किया जाता है। ओवन समझते हैं ना? हाँ, तो ये एक कुछ एक्स्ट्रा यूज है जो कुछ थोड़े बहुत कम बताए गए थे, वो भी यहां पे शामिल हो चुके हैं। अब इस पूरे चार्ट में से आपके क्वेश्चन होंगे, एक एक करके छोटे क्वेश्चन। लेकिन इस चार्ट को पहले कंप्लीट तैयार करना है आपको, कल लर्न करके आना है, और इसमें से अब आपके क्वेश्चन होंगे बहुत सारे। ठीक, कहीं किसी खोजकर्ता पूछेगा, किसी की तरंग दैर्घ्य पूछेगा, किसी का गुण, किसी का उपयोग।